जिस थिएटर में ब्लैक करते हैं उसको अपने बाप का थिएटर समझते हैं। कहाँ का टिकट है वाला? टिकट बचे हुए 30 का 60, 30 का 60, 120 रुपए निकालो जल्दी। 30 का 60, 30 का 60 रुपये में क्यों नहीं यार? हाँ? अरे मियाँ, फिल्म के फिल्म देखना जरूरी है। 60 रुपए में टिकट है, होना तो लो, या तो आज सामने अहमद की होटल है, चाय पियो, सिगरेट मारो, काम बस पकड़ के चले आओ। बस लांसर के फकीरान दिख रहे दोनों। चलो 30 का 60। ये 10 का 30, 10 का 30 ये भी एक ज़माना था जब टिकट ब्लैक करने वाले मूवीज़ की टिकट ब्लैक किया करते थे। तो 70, 80, 90, 2000 ये कुछ दशक थे भारत के बॉलीवुड के इतिहास में जब मूवीज़ की टिकट्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ करती थी। हमारे पापा लोगों के ज़माने में जब उनको फिज़िकली जाकर टिकट्स बुक करनी पड़ती थी थिएटर्स पर, तो तब ये टिकट ब्लैकमेलर्स उन पर उनको ये टिकट्स दुगने तिगने दामों पर बेचते थे। ये टिकट ब्लैकमेलर्स बहुत जल्दी जाकर कोई भी हिट मूवी अगर होगी तो उसके टिकट्स बल्क में ख़रीद लेते थे और बाद में फिर मूवी फैंस जब मूवी देखने पहुंचते थे तो उनको बहुत हाई प्राइजेस पर टिकट्स बेचते थे। और बाद में फिर टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ 2000 लेट 2000 में, और इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद डिजिटलाइजेशन हुआ, बहुत कुछ ऑनलाइन आ गया। मूवीज़ की टिकट्स, रेलवेज़ की टिकट्स, फ़्लाइट्स की टिकट्स सब कुछ ऑनलाइन बुक होने लगा। और ऑनलाइन बुक होने के कारण ये टिकट ब्लैकमेलिंग की समस्या चली गई, दूर हो गई। इसको टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दिया। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है और वो नई टेक्नोलॉजी एक नई किस्म की प्रॉब्लम को जन्म दे रही है, और यही टिकट ब्लैक करने वाले अब वापस आ गए हैं एक नए रूप में और ज़्यादा शक्तिशाली बनकर। और दिस टाइम ये अटैक ऑनलाइन हो रहा है। तो जहाँ पर पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, ये अटैक ऑफलाइन होता था, फिज़िकली होता था, जहाँ पे टिकट्स ब्लैक किए जाते थे। अब जहाँ पर ये टिकट्स ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है डिजिटलाइजेशन की वजह से, अब ये अटैक्स ऑनलाइन हो रहे हैं। तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो आई है और जो इन नए तरह के अटैक्स को पॉसिबल बना रही है। और ऑनलाइन जब ये टिकट ब्लैकमेलिंग का अटैक कैरी आउट होता है तो इसको साइबर सिक्योरिटी की टर्म में टिकट स्कैल्पिंग कहा जाता है, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जो यूजिंग AI बहुत सारे टिकट्स बल्क में ख़रीद लेते हैं, स्कैल्पिंग कर लेते हैं टिकट्स की, और उसके बाद फैंस को ये टिकट्स बहुत ज़्यादा दामों पर ख़रीदने पड़ती हैं रीसेलर वेबसाइट से। तो तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये अटैक कैसे कैरी आउट होता है, कौन प्लेयर्स इसके पीछे हैं, इसको अटैक को बंद करना है तो कौन से साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, और तो इसको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पिछले कुछ महीनों में इंडिया में काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, कॉन्सर्ट्स हुए, काफ़ी सारे बड़े बैंड्स जैसे कि कोल्डप्ले, बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि ब्रायन एडम्स, दिलजीत, इन्होंने अपने कॉन्सर्ट्स किए, अपने इवेंट्स किए। और लेकिन हुआ ये कि इनके कॉन्सर्ट्स के इवेंट्स के टिकट्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहे थे ऑनलाइन, जहाँ पर कुछ कंपनीज़ थी जो प्राइमरी रीसेलर्स या फिर इनके जो टिकट सेलिंग पोर्टल्स थे वहाँ से बल्क में टिकट्स ख़रीद लेती थी और बाद में यूज़र्स को, फैंस को बहुत ज़्यादा हाई प्राइस देकर ये टिकट्स इन रीसेलर वेबसाइट से ख़रीदनी पड़ी। कौन सी ऐसी रीसेलर वेबसाइट्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स पर। और ये जो टिकट ब्लैकमेलिंग का जो अटैक है, ये जो टिकट स्कैल्पिंग अटैक है, जो ऑनलाइन वर्जन है टिकट ब्लैकमेलिंग का, ये सिर्फ कॉन्सर्ट्स तक सीमित नहीं है। स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, इनके दौरान भी ये अटैक देखा गया है। पिछले साल इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ज़्यादा टिकट स्कैल्पिंग के अटैक को देखा गया था, जहाँ पर वर्ल्ड कप के स्टेडियम के टिकट्स, क्रिकेट मैचेस के टिकट्स बहुत ज़्यादा दाम पर रीसेलर वेबसाइट्स पर बिक रहे थे। तो ICC पोर्टल या फिर प्राइमरी रीसेलर जैसे कि बुक माई शो, इन पर से टिकट्स बुक नहीं हो रहे थे और इन पर से टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके थे। और फिर कुछ रीसेलर वेबसाइट्स हैं जैसे कि वायागोगो, गिग्सबर्ग, ये 2 वेबसाइट्स हैं, और जिसमें से खास करके वायागोगो ये जो वेबसाइट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट के वर्ल्ड कप के पिछले साल टिकट्स बिक रहे थे बहुत ही ज़्यादा हाई दाम पर। और काफ़ी सारे केसेस भी फाइल हुए हैं वायागोगो पर। ये एक UK बेस्ड, लंदन बेस्ड कंपनी है।
इनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस भी हैं, काफ़ी सारे पेनल्टीज़ भी लगे हैं इनके ऊपर कि ये टिकट्स अपने वेबसाइट्स पर बहुत ज़्यादा दाम में बेचते हैं और एडवांस में टिकट्स ख़रीद लेते हैं काफ़ी सारे प्राइमरी रीसेलर्स से। लेकिन पेनल्टीज़ लगने के बावजूद भी सिंस इनका ये टिकट से इतना सारा पैसा कमाते हैं कि पेनल्टीज़ से इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इनके केसेस से इनको कुछ जो भी इन पर केसेस दाखिल हुए हैं उनसे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो होता क्या है, कैसे ये टिकट स्कैल्पिंग का अटैक कैरी आउट होता है? जब भी कोई कॉन्सर्ट, कोई इवेंट लॉन्च होता है, ओपन होता है, या तो वो कॉन्सर्ट इवेंट या फिर अगर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो या तो आईसीसी, फीफा जैसे जो ये इवेंट्स को कैरी आउट कर रहे हैं, या तो ये खुद के पोर्टल से टिकट्स बेचेंगे या फिर ये प्राइमरी रीसेलर्स जो कि बुक माई शो, पेटीएम इनसाइडर, टिकट मास्टर, इवेंट ब्राइट, या तो इनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे टिकट रीसेलिंग का। और होता ये है कि जैसे ही इन वेबसाइट्स पर टिकट बेचने के लिए आ जाती है, तब वायागोगो और गिग्सबर्ग नाम की ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सेकेंडरी रीसेलर्स हैं। ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अनलीश करती हैं, जैसे कि इनके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, जैसा मैंने कहा कि एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इनके पास काफ़ी सारे बॉट्स हैं, एआई इंटेलिजेंट बॉट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इन वेबसाइट्स को फूल करते हैं। ये इनको ये बिलीव करा देते हैं कि एक ह्यूमन ये टिकट परचेज़ कर रहा है। इनके कैप्चाज जो भी जो भी कंट्रोल्स ये वेबसाइट्स लगाती हैं ह्यूमंस को और बॉट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनमें फ़र्क पता करने के लिए, उन सबको बाईपास कर देती हैं और एआई का इस्तेमाल करके इनके जो एआई इंटेलिजेंट बॉट्स हैं वो सारे ये टिकट्स ख़रीद लेते हैं इन वेबसाइट से और फिर जाकर इन टिकट्स को अपने वेबसाइट्स पर अवेलेबल कराती हैं बाई करने के लिए। और ऑब्वियसली फिर इनके वेबसाइट्स पे जब आप टिकट बाई करने जाओगे तो आपको 20 गुना 30 गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है इन इवेंट्स के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए, ये स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए। और वायागोगो पर तो काफ़ी सारे लाखों रुपए क्रिकेट फैंस ने खर्च किए पिछले साल इंडिया में टिकट्स खरीदने के लिए क्रिकेट मैचेस के। तो इन अटैक्स को रोका कैसे जा सकता है, ये हम अगले स्लाइड पर डिस्कस करेंगे कि ये वायागोगो, गिग्सबर्ग नाम की ये जो कंपनीज़ हैं जो ये टिकट स्कैल्पिंग का अटैक कैरी आउट कर रही हैं और फैंस के ऊपर और अपने ऑटोमेटिक बॉट्स को यूज़ करके ये वेबसाइट्स को फूल कर देती हैं, ये बिलीव करा देती हैं कि इनसे जो टिकट परचेजिंग हो रहा है इनको ह्यूमंस परचेज़ कर रहे हैं। जैसे कि इनके बॉट्स अलग अलग आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे, अलग अलग इंटरवल्स पर टिकट बाई कर लेंगे और बहुत सारा बल्क परचेज़ कर लेंगे, बल्क साइन अप कर सकते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट बॉट्स होते हैं इनके, अपने आईपी एड्रेस को मास्क कर लेंगे, अपनी लोकेशन को मास्क कर लेंगे, अलग अलग लोकेशन से टिकट्स खरीद लेंगे, वैसी चीज़ें करेंगे और वैसा अटैक कैरी आउट करते हैं इन वेबसाइट्स पर। तो कैसे इनसे बचा जा सकता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि इन वेबसाइट्स को, इन प्राइमरी रीसेलर वेबसाइट्स को, जैसे कि बुक माई शो है, पेटीएम इनसाइडर है, इवेंट ब्राइट है, जोमेटो भी आजकल टिकट्स बेचता है, या फिर आईसीसी का पोर्टल है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के या क्रिकेट इवेंट्स के टिकट बेचता है, फीफा का जो पोर्टल है जो फीफा के फुटबॉल के टिकट्स बेचता है। इन सारे वेबसाइट्स को अगर इन अटैक्स से बचना है, अगर फैंस के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इनको पहले तो अपने वेबसाइट्स की रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैरी आउट करनी चाहिए, जहाँ पर पीरियोडिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स होनी चाहिए वेबसाइट्स की, जहाँ पर वीए स्कैन द्वारा आप वेबसाइट्स के कोड को स्कैन करिए और फाइंड आउट करिए कि कहाँ कहाँ पर बग्स हैं, कहाँ कहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और फिर पैचिंग द्वारा उनको आप फिक्स कर सकते हैं। अक्सर साइबर सिक्योरिटी एक आफ्टर थॉट है, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट के द्वारा इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब वेबसाइट के दौरान डेवलपमेंट के दौरान भी सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे पुराने पोर्टल्स हैं कुछ इंडियन कंपनीज़ के, जब साइबर सिक्योरिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था वेबसाइट डेवलपमेंट के दौरान, और फिर एक आफ्टर थॉट के जैसा इसको रखा जाता है, और फिर
उनके कोड्स में काफ़ी सारा बग्स मिलता है, काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं जिनको अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। तो अटैकर्स काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करके इनके वेबसाइट्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, उनके कोड्स को स्टडी करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, उस हिसाब से अपने बॉट्स का फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके कोड लिखते हैं और फिर इन वेबसाइट्स को अटैक करते हैं टिकट बाइंग के लिए। तो रेगुलरली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स होनी चाहिए, क्वार्टरली, मंथली या क्वार्टरली, और अगर क्वार्टरली मंथली पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट जो बड़े इवेंट्स हैं जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, इन कॉन्सर्ट्स हैं, इनके ये जब अनाउंस होते हैं इनके पहले एटलीस्ट कुछ दिन पहले या इनको अपने वेबसाइट्स का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर लेना चाहिए और पैचिंग कर लेना चाहिए, अपने कोड्स को फिक्स कर लेना चाहिए। उसके बाद कुछ एडवांस कंट्रोल लगा सकते हैं, जैसे कि लिमिट्स लगा दें पर टिकट पर यूज़र, और जैसे कि यूज़र का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन हो, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड या फिर कोई ऐसा आइडेंटिटी जिसको यूज़ करके आप एक लिमिट लगा दें कि एक पैन कार्ड या एक आधार कार्ड पर आप 4 या 5 ही टिकट्स बाय कर सकते हैं। ये एक कंट्रोल लगा सकते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तीसरा कंट्रोल लगा सकते हैं क्यू बेस्ड एलोकेशन एल्गोरिथम्स। क्यू बेस्ड एलोकेशन एल्गोरिथम्स क्या होता है, जहाँ पर आप रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल करोगे। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर टिकट्स नहीं बेचोगे, आप टिकट्स के लिए सबको बिड करने दोगे और सारे जो फैंस हैं वो टिकट्स के लिए बिड करेंगे, और उसके बाद रैंडमाइजेशन के ज़रिए, लॉटरी सिस्टम जैसे होता है, रैंडमाइजेशन के ज़रिए आपको टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम रैंडमली आपको टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले आप सारे बिड्स इनवाइट कर लोगे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जैसे कि IPOs में होता है। अगर आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट करते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे आप IPO के लिए अप्लाई करते हो तो IPO रिलीज़ होने के 2 दिन 3 दिन पहले जब IPO शुरू होता है तो आप IPO के लिए अप्लाई करते हो और आपकी बिड फिर एक्सेप्ट होती है, और उसके बाद IPO के स्टॉक्स का, शेयर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडमाइजेशन बेसिस पे होता है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं होता है। जिस दिन IPO ओपन हुआ आपने उस दिन बिड लगाई और आपको IPO मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लास्ट डे पे भी IPO लगा सकते हो और आपको IPO मिल सकता है। आपने फर्स्ट डे पे IPO लगाया और आपको IPO नहीं मिल सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो एक IPO के डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू बेस्ड एलोकेशन एल्गोरिथम यूज़ होता है, जिसमें रैंडमाइजेशन यूज़ करके स्टॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और IPOs को एलोकेट किया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी किया जा सकता है। कोई भी इवेंट ओपन हुआ तो आप बिड्स इनवाइट कीजिए जिनको टिकट्स खरीदनी है, और पर पर्सन एक ही टिकट या फिर 2 ही टिकट या फिर 3 ही टिकट अप्लाई कर सकते हो आप, और उसके बाद फिर रैंडमाइजेशन के ज़रिए आपको टिकट्स अलॉकेट होंगी। ये भी एक कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो सकता है। UPI मैंडेट्स फॉर परचेजेस, ये भी एक सिक्योरिटी कंट्रोल है जो अगेन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। IPO जब आप अप्लाई करते हो तो आपको UPI की मैंडेट आती है, आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तब जाके आपकी बिड अप्लाई हो जाती है। तो सेम जब आप टिकट्स परचेस कर रहे हो तो आप UPI मैंडेट लगा दीजिए। आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स, रुपे क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं जिन पर UPI चल सकता है, तो क्रेडिट कार्ड से भी आप कोई टिकट परचेस कर रहा है तो UPI की मैंडेट आएगी। तो बॉट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि UPI मैंडेट को एक्सेप्ट करना और डिफरेंट अकाउंट्स से टिकट्स के लिए बिड करना, ये एक मुश्किल हो जाएगा बॉट्स के लिए। और IPOs में जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा चल रहा है ये कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल, जहाँ पे स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में IPOs का एलोकेशन काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रहा है। वहाँ पर बॉट्स का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है बिकॉज बॉट लेवल का अटैक नहीं हो पा रहा है IPOs को बिड करने के लिए। तो सेम फ्रेमवर्क यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा एक है एडवांस लेवल के प्रोग्रेसिव चैलेंजेस, जहाँ पर आपको अब पता चल चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बॉट्स काफ़ी इंटेलिजेंस हो गए हैं। वो एक वेबसाइट को फूल कर सकते हैं ये बिलीव कराने में कि वो ह्यूमन है, बॉट नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन है, ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है, तो आप अपने कैप्चा के चैलेंजेस को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना दीजिए, जहाँ पर आप एडवांस लेवल के कैप्चाज इस्तेमाल कर सकते हैं।
और एडवांस्ड लेवल के कैप्चास के साथ साथ आप और कंडीशंस रख सकते हैं कि जैसे कि आपने एक कूलिंग ऑफ पीरियड लगा दिया कि इस टाइम पे अगर एक यूज़र साइन अप करके 4 टिकट्स बुक कर रहा है तो उसके बाद आधे घंटे के लिए वो और टिकट्स नहीं बुक कर पाएगा, आधे घंटे बाद वो वापस और टिकट्स बुक कर सकता है। या फिर अगर आप देख रहे हो कि कोई यूज़र से बल्क में रिक्वेस्ट आ रही है 40 टिकट 4000 टिकट्स बुक करने की, तो उसको फिर आप प्रोग्रेसिव और ज़्यादा चैलेंजेस दे सकते हो, जहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड जैसे कि मैंने कहा वो लगा सकते हो, या फिर उसको कुछ एडवांस लेवल का कैप्चा दे सकते हो और एक बार सॉल्व करने के लिए। या फिर आप प्रोग्रेसिव चैलेंजेस में बोल सकते हो कि अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड कीजिए एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए, या फिर ऐसे साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रेसिव चैलेंजेस। या फिर कोई पज़ल दे सकते हो आप उसको सॉल्व करने के लिए कि ये पज़ल सॉल्व कीजिए और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट अभी आगे जाएगी। आपने 4 टिकट्स बाय कर लिए हैं, आप 40 करना चाहते हो तो आप ये पज़ल सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आगे जाओगे। तो ऐसे साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स लगाकर ये प्राइमरी रीसेलर्स इन साइबर सिक्योरिटी अटैक्स को रोक सकते हैं और फैंस को बचा सकते हैं। लेकिन जब मैं इन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स की रिसर्च कर रहा था और सोच रहा था कि इस अटैक को कैसे रोका जा सकता है, मैं ये भी सोच रहा था कि वाई, यानी कि इन वेबसाइट्स को ये कंट्रोल्स क्यों लगाने चाहिए, इनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यानी कि अगर मैं बुक माई शो हूँ या फिर मैं पेटीएम हूँ तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, राइट। नुकसान तो फैंस का हो रहा है, मेरा टिकट जनरेशन रेवेन्यू बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं ये साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्यों लगाऊं? यानी कि अगर मैं बुक माई शो हूँ तो मैं क्यों साइबर सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पे खर्चा करूँ, उसके बाद पैचिंग का कोड लिखने के लिए एक आईटी कंपनी को पैसे दूँ, क्यों मैं ये साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करूँ? इससे मेरा तो कोई एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, इससे तो मेरा उल्टा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को लगाकर। तो मैं अगर एक प्राइमरी रीसेलर हूँ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो टिकट बेचने से मतलब है, उसको कोई बॉट खरीदे या कोई ह्यूमन खरीदे तो मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे लिए क्या व्हाट इज़ दैट वाई, कि मैंने क्यों इन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये मेरे मन में आया। तो उसके बाद फिर ये वाई का आंसर है कि पहला तो है कि प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन एंड ट्रस्ट, कि ब्रांड की रेपुटेशन और ट्रस्ट अगर प्रोटेक्ट करनी है, जैसे कि मैं अगर एक बुक माई शो हूँ, मैं कॉन्सर्ट्स के इवेंट्स के टिकट्स बेचता हूँ और बार बार मेरे जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनको अगर मेरे वेबसाइट्स पर टिकट्स नहीं मिलते हैं, सोल्ड आउट मिलते हैं हमेशा, और फिर बाद में उनको कहीं और से ज़्यादा दामों पर टिकट खरीदने पड़ते हैं, तो धीरे धीरे मेरे ब्रांड की रेपुटेशन इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, कस्टमर्स ट्रस्ट लूज़ करना शुरू कर देंगे। और उस चक्कर में अगर कोई दूसरा ब्रांड है जैसे कि पेटीएम है या फिर इवेंट ब्राइट है, वो लोग अगर ये साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाने शुरू कर दें कॉस्ट बेयर करके, तो मेरे ब्रांड की रेपुटेशन और ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में मेरी कंपनी बंद ही पड़ जाएगी। तो कंपटीशन के लिए भी, जैसे कि टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो कंपटीशन के लिए भी आप साइबर सिक्योरिटी लगा सकते हो। आप ही अपने वेबसाइट्स पर बता सकते हो कि हमने एडवांस लेवल के साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए हैं ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी टिकट्स बाय होते हैं सारे के सारे ह्यूमंस के ज़रिए बाय होते हैं, कोई भी बॉट्स हमारे वेबसाइट से टिकट बाय नहीं कर सकता है। तो आपके वेबसाइट को यूज़र्स कस्टमर्स ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाएंगे, आपके ब्रांड की रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी, और लॉन्ग टर्म में आपको ये जो शॉर्ट टर्म में आपने जो एक्सपेंस लगाया है इन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को लगाने में, ये लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाएगा। आपका बिजनेस मॉडल एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन जाएगा, आप सस्टेन कर पाओगे बहुत सालों तक अपने बिजनेस में। दूसरा एक होता है एक रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस होती हैं कि अगर आप ये साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को नहीं लगाते हो तो आपको पेनल्टीज़ बैठेंगी। यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर उसके बावजूद भी अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यूएस ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं जहाँ पर उन्होंने फैंस का, यूज़र्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लाए हैं जहाँ पर अगर
टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स इन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को नहीं इम्प्लीमेंट करती है तो उनको बहुत ज़्यादा पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, उनका रेवेन्यू लॉस होगा उसकी वजह से। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू भी ये रेगुलेटरी प्रेशर हम इंडस्ट्रीज़ पे डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे पॉलिसीज़ लाने चाहिए जहाँ पर पेनल्टीज़ लानी चाहिए कि अगर कोई वेबसाइट पर से बॉट अगर टिकट परचेस कर सकता है, ये अटैक हो सकता है, तो उनको पेनल्टी बैठेगी। दूसरा, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम ऑफिशियल रीसेल्स। ये एक बेनिफिट है जहाँ पर इसका एक एग्जांपल ये है कि ज़ोमैटो ने ये काफ़ी सारा एक फ़ीचर इंक्लूड किया है जहाँ पर आप टिकट बाय कर सकते हो और फिर बाद में आप उसको सेल लेटर कर सकते हो। तो आप लॉयल फैंस को ही एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि जहाँ पे वो 2 या 3 टिकट्स खरीद सकते हैं और बाद में कैपिंग होता है कि वो या तो 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस पर या फिर दुगने प्राइस पर उन टिकट्स को लेटर ऑन सेल कर सकते हैं, 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना नहीं। तो वैसा एक फ़ीचर ज़ोमैटो ने इंट्रोड्यूस किया है थोड़ा सा थ्रिल लाने के लिए, जहाँ पर कोई फैंस टिकट्स खरीद लेते हैं और बाय नाउ सेल लेटर का फ़ीचर इंक्लूड करके आप थोड़ा सा एक थ्रिल ला रहे हो जहाँ पर फैंस टिकट्स बाय कर सकते हैं और 2 या 3 टिकट एक कैपिंग द्वारा और फिर बाद में एक छोटे से ज़्यादा प्राइस पर आप उन टिकट्स को सेल करके थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो वैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करके ज़ोमैटो भी एक एडिशनल रेवेन्यू कमा रहा है, जैसे कि वो फीचर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ेगी या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से एडिशनल रेवेन्यू ऐसे जनरेट कर सकते हैं जहाँ पर आप यूज़र्स को ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो रीसेल करने की, लेकिन एक कैपिंग के साथ, एक प्राइस कैपिंग के साथ, जहाँ पर यूज़र ने अगर बाय नाउ किया है और उसको अगर सेल लेटर करना है तो सेल लेटर वो अपने मुंह मांगे दाम पर नहीं कर सकता, अपनी मनमर्जी दाम पर नहीं कर सकता। एक एथिकली जो राइट प्राइस होना चाहिए, जैसे कि 1.5 गुना ज़्यादा या फिर 2 गुना ज़्यादा मैक्स, उतने प्राइस पर वो सेल कर सकता है। तो वैसे आप एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और दूसरा, एक कॉर्पोरेट एक कंपनी जब होती है तो उनकी ऑब्वियसली एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टू बी एथिकल, टू इंश्योर कि आप फेयर हो अपने बिजनेस मॉडल में। तो एक फेयर एक्सेस है जेन्युइन फैंस के लिए। और लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि साइबर सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म में आपको एक एक्सपेंस दिखता है, आपको एक एडिशनल एक्सपेंस लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो आपको ये कॉस्ट बहुत ही मिनिमल लगेगा। लॉन्ग टर्म में जो इसके बेनिफिट्स आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। हो सकता है कल को जाके ऐसे अटैक्स भी आ जाएं, और कुछ अटैक्स हो भी रहे हैं जहाँ पर ये बॉट्स फेक क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके इन वेबसाइट से टिकट्स बाय कर रहे हैं। तो उस चक्कर में भी इन वेबसाइट्स को बहुत सारा लॉस हो रहा है कि जहाँ पर फेक क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके टिकट्स बाय हो जाते हैं। तो वैसे अटैक्स से बचने के लिए भी लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप देखें तो ये वेबसाइट्स इन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करके बच सकती है और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें टिकट स्कैल्पिंग समझ आया होगा कि टिकट स्कैल्पिंग एक ऑनलाइन वर्जन है टिकट ब्लैकमेलिंग का। जो टिकट ब्लैकमेलिंग टिकट ब्लैकिंग जो ऑफलाइन होता था, जब डिजिटलाइजेशन का ज़माना नहीं था, 70s 80s 90s का जो वर्ल्ड था जहाँ पर फिज़िकली आपको जाकर टिकट खरीदनी पड़ती थी, जहाँ पे फिज़िकली टिकट ब्लैक होते थे, उसका ही ऑनलाइन वर्जन टिकट स्कैल्पिंग है, जहाँ पर ये बड़े कॉन्सर्ट्स, बड़े इवेंट्स, बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स का जो टिकट है वो ब्लैक हो रहा है। ऐसे प्लेयर्स हैं वायागोगो, गिग्सबर्ग, ये प्लेयर्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने बॉट्स को यूज़ करके, अपनी आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे टिकट्स बल्क में ख़रीद लेती हैं और फिर बाद में फ़ैन्स को बहुत ही हाई प्राइसेस पर टिकट्स बेचती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा होगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर यूज़फुल नहीं लगा होगा आपको तो आपकी मर्ज़ी है। और अगर यूज़फुल लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा नए नए वीडियोज़ लाने का। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।